अस्सलाम वालेकुम बच्चे रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सुस्वागतम इन सफ़ा मरवा स्कूल। तो आज बच्चों हम देखेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 2 मी चित्रकार कसा झालो, जो है पेज नंबर 2 और 3 पर। लेसन नंबर 2 मी चित्रकार कसा झालो, पार्ट नंबर 2 के लेखक है ल.म. कडू। ये प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार है। बाल साहित्य की 30,000 पुस्तकें प्रकाशित झालेली आहे और 2018 में अहमदनगर शेगांव में जो बाल कुमार साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद भी उनको मिले हुआ है। सानी गुरुजी पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2014 में मिले हुआ है। 2017 में उनका खारी कवाटा ये पुस्तक को बाल साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिले हुआ है। प्रसिद्ध कवि है ल.म. कडू। अब ये लेखक ने है तो उन्होंने चित्रकार कैसे हुए हैं इसके बारे में प्रस्तुत पाठ में बताया हुआ है। निसर्ग के साथ मतलब नेचर के साथ या हमारे आजू बाजू जो भी है दुनिया, इसके साथ अगर हम रहेंगे तो हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी कला है, जो भी हमारे अंदर हुनर है, वो कैसा बाहर निकल के आता, ये उन्होंने अपने खुद के अनुभव से मतलब अनुभव से उन्होंने बता रहे। मी तुमच्याकडे चलो लेसन शुरू करते हैं। मी चित्रकार कसा झालो। मी तुमच्याकडे असताना जे अनुभवले पाहिले ते तुम्हाला सांगणार आहे। प्रथम निसर्ग। आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। त्याच्या विरोधात न जाता मर्यादित राहणे केव्हाही आपल्या फायद्याचे आहे। निसर्गातून आपला पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्ग धुंदळत रहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाट्या पुस्तक सापडतील। तो क्या बोल रहे लेखक कि मैं आज तुमको क्या बोलने वाला हूँ, अनुभव बोले तो खुद का एक्सपीरियंस, खुद का तजुर्बा बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हो ना, निसर्ग यानी नेचर। हमारे आजू बाजू में झाड़, नदी, नाले जो भी है उसको निसर्ग बोलते। तो ये निसर्ग को क्या होता है, कभी भी अपन भूल के नहीं चलना, उसके साथ उसके खिलाफ नहीं जाना, उसके साथ साथ उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगे तो कैसा होगा, वो अपने वास्ते हमेशा फ़ायदे का रहेगा। निसर्ग क्या करता, अपना पालन पोषण करता, और अगर अपन उसके साथ रहेंगे, उसके साथ उसको ढूंढते रहेंगे तो हमको क्या होगा, सर्जन यानी टैलेंट, कोई हुनर का रस्ता खुद ब खुद हमको मिळते जाता। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण एक लहान खेड्यात झालं। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि संस्कृत होतं। घनदाट जंगल, दुधळी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रान, अगो आनंदी आनंद। अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफळून आली नाही तर नवलच। माझा एक मित्र होता। आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावी, पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधने नव्हती। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता। अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढली ना, मास्तरांना आवडायची ना, घरातल्या ना वात्रटपणा वाटायचा। अब उन्होंने क्या बोल रहे कि मैं तुमको अपनी कहानी सुनाता। मेरा प्राथमिक शिक्षण मतलब प्राइमरी एजुकेशन मेरा कहाँ पे हो गया, वह खेड़े में हो गया। खेड़ा कैसा था मेरा, बहुत अच्छा निसर्गरम्य यानी खूबसूरत खेड़ा था, सुसंस्कृत था। वहाँ पे अच्छे नेचर, अच्छे अखलाक भी थे। क्या था, घनदाट जंगल था, आजू बाजू में बहुत घना जंगल था। दुधड़ी भरून वाहनारी नदी मतलब नदी थी। नदी कैसा थी, फुल पानी, अच्छा खासा पानी था, उसको दुधड़ी भरून बहाती थी। और फिर नीले डोंगर मतलब छोटे छोटे डोंगर थे जो नीले नीले दिखते थे। हिरवी रान बोले तो खेता थे हरे हरे कलर के, हरा हरा रहता था, सब तरफ खेतों में झाड़ा वाड़ा थे तो सब हरा हरा थे। तो अवघ आनंद ही आनंद, कैसा था, बहुत खुश, बस मज़ा थी। ऐसे वातावरण में ऐसा जो माहौल रहेगा तो इंसान के अंदर का टैलेंट, हुनर खुद ब खुद बाहर आता। मेरा एक दोस्त और मेरे को क्या लगता था, अपन बहुत सारे चित्र निकालना, अपन क्या करेंगे उसके वास्ते, हमारे पास उसके वास्ते कोई साधन नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था चित्र निकालने का। क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे पास पेंसिल, रबर ये सब चीज़ें, तो पेंसिल, ब्रश ये सब चीज़ें, तो रंग ये सब छोड़ो, सादा पेपर भी नहीं था। कापी भी एक ही थी जिसमें हम स्कूल का लिखते थे, और तख्ती थी तो तख्ती की पेंसिल भी एक ही रहती थी। अगर पेंसिल टूट गई, पेंसिल यानी कलम टूट गई, तो वो कलम के टुकड़े संभाल के रखना पड़ता था, उसको चलाना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, बड़ों का डर था। किसका, घर में के माँ बाप, बड़े भाई बहन, और है तो टीचर्स, वो लोगों के हिसाब से पिक्चर्स निकालना बोले तो कोई अच्छी बात नहीं थी। वात्रटपना मतलब बेखुफी लगती थी उनको। वैशाख महिन्यात ऊन करपून टाकणारं असायचं। आम्ही गावातील सगळे मुले नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। अंगात गारवा भरले की पुन्हा काठावरून येऊन बसायचो। काठालगत खूप खडके होती,
पानाच्या प्रवाहामध्ये गुडगुडीत सपाट झालेली लांब रुंद पसरलेला आम्हाला तेथेच आमचा कॅनव्हास सापडला. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्रे काढता येणार होती, पण कशाने काढणार तोही मार्ग सापडला. आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम होता, शिवाय पिवळट रंगाचं दगडही सापडत. ते दगड आपटले की त्याची पिवळी फक्की पडते, अगदी पिठासारखी असते. हवं तसं पाणी घातले की पिवळा रंग तयार. मुरूमचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. गुडघ्यावर टेकून रेषा काढण्यात दंग व्हायचं. रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाढून लाल दर्द झालेल्या असायच्या. आणखीन सुरसुरी यायची. तापलेल्या खडकावर टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नहीं. तो क्या बोल रहे हो ना, वैशाख महीना मतलब ये जो मई का जो महीना रहता वो है मराठी कैलेंडर में वैशाख महीना रहता. वैशाख महीने में क्या होता था, बहुत कड़क धूप रहती थी, तो गांव में के सारे बच्चे क्या करते थे, नदी में जाके ठंडी के वास्ते धूप से बचने के वास्ते ठंडे ठंडे पानी में बैठ जाते थे. जब आंग में सर्दी भर गई, ठंडा दिख रहा पूरा आंग, तो क्या करते थे, आके काठ के ऊपर धूप में बैठ जाते थे. तो क्या होता था, काठ के बाजू में जो नदी के किनारे जो पत्थर थे वो पानी लग के एकदम चिकने हो गए हुए थे और है तो चपटे हो गए हुए थे और लंबे लंबे पत्थर थे. तो वो क्या हो गया, उनका कैनवस हो गया. कैनवस बोले तो जो जिसके ऊपर अपन पिक्चर बनाते ना, वाइट पेपर रहता, तो बड़ा सा वाइट पेपर रहता, उसको कैनवस बोलते. तो उसके ऊपर है तो ये उनका तैयार हो गया. अब उसके ऊपर उनका दिल बोलता था इतने अच्छे पत्थर है, इसके ऊपर मैं दिल खोल के जैसा दिल बोलता वैसा चित्र बनाऊँ. पर चित्र बनाने के वास्ते अब और क्या लगता, पेंसिल लगती थी. अब पेंसिल कैसे बनाना, तो फिर उनको वो भी रास्ता मिल गया. क्या मिला उनके पास है, तो वहाँ पे मुरूम था, तांबूस रंगा का, ब्राउन कलर का मुरूम था और पीले कलर के पत्थर रहते थे. पत्थर अगर फोड़े तो उसकी पीले कलर की बुकनी हो जाती थी, एकदम पाउडर के जैसी. उसमें पानी मिला के जैसा होना वैसा कलर कर सकते थे. तो उन्होंने क्या शुरू करे, फिर मुरूम का पत्थर लेके वो पत्थरों के ऊपर पिक्चर बनाते थे. बस लाइना बनाते रहना और पलट के देखना तो वो लाइना एकदम लाल सूख गए बाद लाल कलर के हो जाते थे. इतना पिक्चर बनाते थे उन्होंने कि गरम पत्थर के ऊपर घुटने टेक के बैठने से घुटनों पे की चमड़ी निकल जाती थी, तो भी इसका भी होश नहीं रहता था. काही दिवसांनी वाटायला लागले की यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार. त्या दिवसात काटे सर भुलते, लाल भडक होते. तिच्या फुलात परागात पाण्यात चुरगले की जांभळा रंग मिळतो. शेंदेरी नावाचा वनस्पती बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. काही पानाचा हिवरा केला, चुन्याचा पांढरा, कुंकवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होतात. बांबूची कवडी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचले की त्याचे ब्रश व्हायचे. तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी व्हायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गड़फ व्हायची. फिर क्या हो गया, पिक्चर तो बनाना शुरू हो गया. अब उसमें उनका दिल बड़ा कलर भरना, तो कलर कैसा भरेंगे, कलर तो था नहीं. तो फिर क्या करते थे, फूलों को पानी में भिगा के, उसके फूलों के जो पराग रहते पानी में भिगाए तो जामड़ा रंग मिलता था. फिर कुछ है तो कुछ बीजा थे, बीजों को भिगाए तो नारंगी शेंदरी बोले तो नारंगी रंग मिल रहा था. फिर कुछ पत्तों को भिगा के हरा रंग बना ले रहे थे. फिर चूना ला के उसको सफ़ेद कलर तो हो गया था. अब कलर कैसे भरेंगे, ब्रश तो है नहीं. तो ब्रश के लिए क्या करे, बम्बू की छोटी सी कौली काड़ी ले लिए, उसको सामने से पत्थर से ठोक दिए, मारे तो उसका ब्रश बन गया. ऐसा थोड़े दिन में क्या हो गया, सब तरफ पूरे नदी के किनारे उनके पिक्चर हो गए. पर क्या हो गया, जैसे बारिश शुरू हुई नदी को पानी आया और पूरे पिक्चर पानी के अंदर चले गए. अब पान नंबर 3 पे देखिए. मी जे काही व्यक्तिगत सांगत आहे ते एक उदाहरण आहे. निसर्गाने किती परीने आपल्याला देत असते ते लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचे कारण नाही. तुमची इच्छा तीव्र असेल तर साधनाशिवाय साधना करता येते. अब उन्होंने ये जो बोर्ड है तो ये उनका पर्सनल उनका एक्सपीरियंस है, मतलब उन्होंने खुद ये सब एक्सपीरियंस करे हुए हैं. तो ये सब उन्होंने एग्जाम्पल अपने को क्यों दे रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़रिया नहीं है, हम कैसा काम करना. तो ज़रिया नहीं भी रहा, अगर अपन कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद ज़रिया बन जाता और हम काम कर सकते. आता हेच पहा, श्रावण सरता पाऊस कमी झाला.
पाऊस कमी झाला पण नदी वाहतच असायची. आमचं कन्व्हेन्स म्हणजेच खडक मोकळं व्हायला पार चैत्र महिना उजळायचा. तोवर काय करायचं त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. लाल भडक मौशर माती हातात लोण्यासारखी वाटायची. मूर्ती कराव्यात असं वाटायचं. असं ठरलं पण हा मातीचा खेळ लपून छपून करावा लागे. कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बुकळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळात त्यांना तडे जाऊन त्या ढसडायचा व हिरमूड व्हायचा. फिर अब क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई और है तो पत्थर तो अब खाली नहीं थे. अब क्या करेंगे, तो श्रावण महीना जैसे जैसे ख़त्म हुआ वैसा बारिश कम हुई पन है तो नदी का पानी अभी भी पत्थरों के ऊपर से बह रहा था. तो चैत्र महीना आना ज़रूरी था. उसके वास्ते फिर क्या करें, उनको मट्टी का नाद लग गया. मट्टी का क्या करना शुरू करे, मट्टी लाल लाल मट्टी है तो गोला बनाए तो ऐसा लगता था जैसा मक्खन है हाथ में. मट्टी की मूर्तियाँ बनाना शुरू करें. पर ये मूर्तियाँ भी क्या करते थे, छुप के. कहाँ पे बनाते थे, गाय के गोठे में बनाना या मंदिर के पीछे बकड़ी का झाड़ जो था वहाँ पे बैठ के ये मूर्तियाँ बनाते थे. अब मूर्तियाँ बना के क्या करना, थोड़े दिन सूखने को रखे कि वो मूर्तियाँ फिर है तो तड़े जाना यानी चीर जाना शुरू हो गए और है तो मूर्तियाँ टूट जाते थे. ये देख के उन्हें थोडा नाराज हो गए. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता. विचार करत करत लक्षात आलं की गाईचे शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाढल्यावरही राहतं. त्याला तडे जात नाही. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं आणि आता मूर्त्या थोड्या टिकायला लागल्या. तरी जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढपल्या पडायच्या. पुन्हा विचार सुरू. अब क्या करना, मूर्तियाँ तो रोज़ टूट जा रही है, अब क्या करेंगे बोल के फिर सोचना शुरू करते. तो आजू बाजू में गौर करें तो कैसा लगा, गाय का जो गोबर रहता वो जैसा गिरता वैसा बहुत दिन तक वैसे ही रहता. तो फिर उन्होंने क्या करे, मट्टी के अंदर गोबर मिलाना शुरू करे और उससे मूर्तियाँ बनाना शुरू करे. अब क्या हुआ, मूर्तियाँ थोड़े दिन टिक रहे थे पर फिर बाद में हल्लू हल्लू उसको चीर पड़ के मूर्तियाँ हैं तो टूटना शुरू हो गए. उसके खपलियाँ झड़ना शुरू हो गए थे. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. महादू आयते कपडे विकायला यायचा. सगळा डोंगर भाग फक्त पाय वाटा. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा. नंदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. त्या झाडाच्या मुडीला घोडा बांधून ठेवायचा. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. लीद म्हणजेच घोड्याचे शेण. त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते. हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. आता आमच्या मूर्तींना बिलकुल तडे जात नव्हते. केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही. फिर क्या हो गया, गाय के गोबर से भी मूर्तियों को तड़े जा रहे थे. तो फिर क्या करें, उनके गांव में महादूबल के एक हफ्ते का जो इतवार हफ्ते में एक बार जो बाज़ार भरता था उसमें महादूबल के एक आदमी आता था जो डोंगर भाग से आता था. और उसको आने को एक ही पाय वाटा थी, रास्ता एक ही था. तो वहाँ पे वो घोड़े के ऊपर अपना माल लेके आता था रख के. तो उन्हें नंदरुक की झाड़ के पास नंदरुक का झाड़ रहता, और झाड़ को है तो उसका घोड़ा बनता था. घोड़े की जो लीद रहती मतलब उसका जो शेन रहता उसमें धागे धागे मतलब तागे तागे दिखते थे. वो तागे देख के उनको समझ में आया कि ये अगर हम मट्टी में मिलेंगे तो क्या होगा, मूर्तियों को तड़े नहीं देंगे, चीरा नहीं पड़ेंगे. तो फिर है तो उन्होंने वो मिला के मूर्ति बनाई. तो सही में भी मूर्ति को चीर नहीं पड़ी. मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किड माझी या शतनाचा धडा वाचला. त्याला हवे होते ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा. ते सापडल्याने तो नाहनिघरातून युरेका युरेका असा धावत सुटला. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचे थांबले होते. आपल्यापुरता का होईना पण तो एक शोध होता. मुलांना मी तुम्हाला एवढेच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किडनीज दडलेला आहे. त्याला कायम जागात ठेवा. तुमचे आभाळ कायम आनंदाने भरलेले राहील. फिर उन्होंने जब प्राइमरी से हाई स्कूल में आए तो उन्होंने क्या करे, आर्किडनीज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका लेसन पढ़े. वो लेसन पढ़ने के बाद उनको उसमें बताया हुआ था कि उसको जो तत्व होना था, जो मिलने के वास्ते उसको एक बार नहानी घर बोले तो हमाम में उसको वो तत्व मिला. तो उन्हें हमाम में से यूरेका यूरेका ऐसा चिल्लाते हुए निकला था. तो उनका बोलना है कि जब हमारे मूर्तियों को भी चीरा जाना बंद हो गए तो मेरे को भी ऐसी खुशी हुई थी. तो उनको इतना बोलने का है कि तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई साइंटिस्ट छुपा हुआ है. तुम कोशिश करेंगे तो सब कुछ पा सकते. तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर से देख ले. हार्ड वर्क देख लो पहले. शब्दार्थ है, पहला निसर्ग, निसर्ग यानी सृष्टि. दूसरा है अपुसक, आपोआप. तीसरा है सृजनशीलता, कलागुण. चौथा आहे गुळगुळीत, मऊ. पाचवा कॅनव्हस, बोले तो चित्र करण्यासाठी लागणारा कागद. सहावा हुरूप, सुरसुरी हुरूप. सातवा गडप मतलब गायब हो जाना. आठवां उपाय, पर्याय.
9वां साल्ट त्वचा, 10वां हिरमूड होणे, नाराज होणे। फिर पहिला क्वेश्चन आहे कृती पूर्ण करा। लेखकांनी सांगितलेल्या खेळाची वैशिष्ट्ये, कौन से 3 वैशिष्ट्य बोले हुए लेखक ने वो लिखना है। फिर है दूसरा चित्र रंगवण्यासाठी वापरलेले रंग, मतलब चित्र रंगोने के वास्ते कौन से कलर उन्होंने यूज़ करे थे वो। फिर प्रश्न पहले में का दूसरा बीट है काय ते सांगा। लेखकाचा ब्रश कैसे तयार व्हा। आयते कपडे विकायला येणारा, आयते कपडे कोण विकायला येत होतं। करपून टाकणारा ऊन असलेला महिना, कौन से महीने में करपून टाकलेला ऊन रहता था। प्रश्न दूसरा है खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा। पहला प्रश्न है लेखकांनी खेळाचे केलेले वर्णन लिहा। फिर दूसरा है लेखकांनी चित्र काढण्यासाठी कॅनव्हास कोठे तयार केला। तीसरा है लेखकांनी कोठे मूर्ती लपून तयार केली। चौथा है लेखकांनी माध्यमिक शाळेत कोणत्या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला होता। ये क्वेश्चन के आंसर आपको आपके होमवर्क की नोटबुक में लिख के रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।